नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। अगर आप अपने क्लास 12 साइकोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई स्कोरिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स का थोड़ा स्ट्रेस होता है, राइट? पर ट्रस्ट मी, आज का ये सेशन किसी बोरिंग लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इस चैप्टर को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, छोटी छोटी स्टोरीज और डेली लाइफ सिचुएशंस के थ्रू इस तरह समझेंगे कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, ध्यान फोकस कीजिए और चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर देखेंगे असेसमेंट मेथड्स, यानी इन डिफरेंसेस को नापते कैसे हैं। उसके बाद हमारा मेजर टॉपिक आएगा डिफाइनिंग इंटेलिजेंस और उसकी अलग अलग थियरीज। फिर हम वेरिएशंस एंड आईक्यू पर चलेंगे, जहां हम आईक्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। और आखिर में कल्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को डीपली कवर करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पता है, नेचर को वैरायटी बहुत पसंद है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे फूल सिर्फ लाल गुलाब होते तो गार्डन कितना बोरिंग लगता है ना। बिल्कुल वैसे ही इंसान भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। आप अपने दोस्तों को ही देख लीजिए। एक दोस्त होगा जो नॉन स्टॉप बातें करता है और दूसरा शायद बिल्कुल शांत रहता है, द क्वाइट बैक बेंचर। किसी की मैथ बहुत स्ट्रांग है तो कोई स्पोर्ट्स में चैंपियन है। इन्हीं अलग अलग फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट इस डिस्टिंक्टिवनेस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और यही यूनिकनेस हमारी ह्यूमन फंक्शनिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। इसे प्लीज अपनी नोटबुक्स में स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। सिचुएशनिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि कई बार हमारे आसपास की सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हमारे बिहेवियर पर हमारे अपने पर्सनल ट्रेट से ज्यादा असर डालती हैं। चलिए इसको एक मस्त डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत ही एग्रेसिव है, हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और पार्किंग के लिए लोगों से लड़ पड़ता है। पर सोचिए, जब वही इंसान अपने ऑफिस में अपने स्ट्रिक्ट बॉस के सामने खड़ा होता है तो क्या वो तब भी चिल्लाता है? बिल्कुल नहीं। वहां वो एकदम शांत और पोलाइट बिहेव करता है। तो यहां क्या हुआ? सिचुएशन ने उसके ट्रेट को बिल्कुल दबा दिया। इसलिए साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इंसान के अंदर क्या है और बाहर की सिचुएशन क्या है, दोनों को देखना पड़ता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। हमने ये तो समझ लिया कि लोग अलग अलग होते हैं, पर इन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम पता कैसे लगाते हैं, उन्हें मेजर कैसे करते हैं? यहां एंट्री होती है असेसमेंट की। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत क्रूशियल है। असेसमेंट किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को साइंटिफिकली मेजर करने का पहला स्टेप होता है। हम हवा में गैस नहीं कर सकते कि कौन कैसा है, तो हम एग्जैक्टली क्या मेजर करते हैं, यानी डोमेन्स क्या हैं? सबसे पहले इंटेलिजेंस, सिंपल शब्दों में आपकी ब्रेन पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। फिर आती है पर्सनैलिटी, यानी आपके ऐसे यूनिक ट्रेड्स जो ज्यादा बदलते नहीं हैं, जैसे आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट। फिर हम वैल्यूज भी देखते हैं। वैल्यूज मतलब आपके डीप बिलीव्स कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे रास्ते पर किसी का वॉलेट मिले तो आप क्या करेंगे? अब ये सब मेजर कैसे होता है, इसके मेथड्स क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज करते हैं। सबसे कॉमन है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज होते हैं जहां सामने सामने बात करके इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। किसी एक पर्सन को डीपली स्टडी करना हो तो केस स्टडीज यूज होती हैं। और हाँ, दूर से किसी को नोटिस करना यानी ऑब्जर्वेशंस, और खुद के बारे में इन्फॉर्म करना यानी सेल्फ रिपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इन सभी पॉइंट्स को एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब हम इस चैप्टर के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, इंटेलिजेंस। दोस्तों, आमतौर पर हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जो बच्चा स्कूल में टॉप करता है उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, राइट? बुक स्मार्ट होना ही इंटेलिजेंस मानी जाती थी। लेकिन साइकोलॉजी इसको बहुत ही डीप तरीके से देखती है। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस सिर्फ रोट लर्निंग या रट्टा मारना नहीं है। चलिए देखते हैं कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई है। ये दोनों डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वीआईपी हैं। सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बिने आए। उन्होंने सिंपल वर्ड्स में कहा कि इंटेलिजेंस 3 चीजों का नाम है: एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल, यानी अच्छी तरह समझना और लॉजिक लगाना। पर बाद में आए डेविड वेशलर, और वेशलर की डेफिनेशन तो आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है। इसमें 3 बातें आती हैं। पहला, थिंक रैशनली, यानी लॉजिक के साथ सोचना। दूसरा, एक्ट पर्पसफुली, यानी किसी गोल को पूरा करने के लिए काम करना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट,
यानी रियल लाइफ सिचुएशंस और चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल करना। बिने ने सिर्फ रीजनिंग पर फोकस किया था, जबकि वेशलर ने कहा कि असल इंटेलिजेंस वो है जो आपको आम जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे। चलिए अब हम चलते हैं थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर। हाइलाइटर्स निकाल लीजिए क्योंकि ये गारंटीड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाला एरिया है। सालों से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट डिबेट करते आ रहे हैं कि आखिर हमारा इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। ये सिंपल से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स थियरीज तक कैसे पहुंचा, हम उस पूरे सफर को इजीली डिकोड करेंगे। इस सफर को एक टाइमलाइन की तरह समझते हैं। शुरुआत हुई 1905 में बिने के साथ, जिन्होंने दी यूनिफैक्टर थ्योरी। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल पावर है जो हर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा नहीं, एक फैक्टर नहीं होता, दो होते हैं। उन्होंने दी टू फैक्टर थ्योरी। इसे याद रखने का एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक है। स्पीयरमैन से याद रखिए एस, और उनके दो फैक्टर्स हैं जी और एस। जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस, जो हम सब में होती है डेली टास्क के लिए, और एस फॉर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जैसे अरिजीत सिंह की जनरल इंटेलिजेंस भले ही नॉर्मल हो, पर उनका सिंगिंग का एस फैक्टर बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। फिर 1938 में आए एल थर्स्टन। उन्होंने कहा ना एक ना दो, इंटेलिजेंस एक्चुअली 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बनती है, जैसे वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एक्सेट्रा। इसके आगे चलकर वर्नन ने एक हायरार्कल मॉडल भी दिया जिसमें फैक्टर्स लेवल बाय लेवल थे। और फाइनली गिलफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल लिया, जिसमें उन्होंने दिमाग के ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स को मिलाकर पूरे 180 यानी 180 सेल्स या फैक्टर्स का एक 3D मॉडल बना दिया। सोचिए, एक फैक्टर से बात शुरू हुई और 180 तक चली गई। ये एवोल्यूशन बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। अब आती है एक ऐसी थियरी जिसे सुनकर बहुत स्टूडेंट्स को सुकून मिलता है। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने दी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप बुद्धू हैं। उन्होंने कई तरह के इंटेलिजेंसेस बताई। मैं वाली यहां देखते हैं। पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी वर्ड स्मार्ट। जिनके पास ये होती है वो वर्ड्स और भाषा को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जैसे पोएट्स और राइटर्स। दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी लॉजिक स्मार्ट, जो मैथ्स, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक में शार्प होते हैं, जैसे साइंटिस्ट्स और नोबेल प्राइज विनर्स। और तीसरी देखिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नेचर स्मार्ट। ऐसे लोग नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत डीपली समझते हैं, जैसे बॉटनिस्ट्स या जूलॉजिस्ट्स। इसके अलावा गार्डनर ने म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक जैसे और भी टाइप्स बताएं। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी का मैथ वीक हो बट वो पेंटिंग में मास्टर हो, तो समझ जाइए कि उसकी दूसरी इंटेलिजेंस हाई है। आगे बढ़ते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी पर। 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को अडैप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इन्होंने 3 सब थ्योरीज बताई। इस एग्जाम के लिए 3 C's के मेमोरी ट्रिक से याद रखिएगा। पहला सी है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसको आप बुक स्मार्ट समझ लीजिए। स्कूल में पढ़ाई करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ये सब इसमें आता है। दूसरा सी है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। यह है आपकी क्रिएटिव स्मार्ट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करके किसी नई और अनजान प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना। और तीसरा सी है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट्स, यानी अपने एवरीडे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल लेना या ढाल लेना, जैसे मार्केट में जाकर अच्छी बार्गेनिंग कर लेना। ये तीनों सीज ध्यान से रिवाइज करिएगा। अब डिस्कस करते हैं पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसे 1994 में दास, नाग्लियरी और कर्बी ने डेवलप किया था। इस मॉडल को हम अपने पढ़ने के तरीके यानी एक स्टडी सेशन की स्टोरी बनाकर समझते हैं, जिससे आप एग्जाम तक इसे भूलेंगे नहीं। पास का PASS एक्चुअली 3 प्रोसेसेस से मिलकर बना है। सबसे पहला स्टेप है अराउजल एंड अटेंशन। सोचो, अगर आप आधी नींद में हो तो क्या बुक पढ़ पाओगे? नहीं ना। पढ़ने के लिए दिमाग का जागना, अलर्ट होना यानी अराउजल जरूरी है, तभी आप बुक पर फोकस या अटेंशन दे पाओगे। दूसरा स्टेप आता है कोडिंग या प्रोसेसिंग। अब आप जाग गए और बुक पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को समझ रहा है, कोड कर रहा है। ये कोडिंग 2 तरह से होती है, साइमल्टेनियस, जहां आप एक साथ होल पिक्चर समझते हैं, और सक्सेसिव, जहां आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला। और आखिर में तीसरा और सबसे टॉप स्टेप आता है प्लानिंग। ये दिमाग का बॉस है। जब आपने अटेंशन दी और इंफॉर्मेशन कोड कर ली, उसके बाद आप प्लान करते हैं कि ओके, एग्जाम्स के लिए मुझे इसको किस स्ट्रैटेजी से याद रखना है। ये तीनों ब्रेन सिस्टम्स मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनाते हैं। ऑसम जॉब गाइस। यहां तक आने के लिए हमने थियरीज कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इन इंटेलिजेंस लेवल्स में इंसानों में कितना वेरिएशन होता है और हम उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही फेमस डिबेट पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक छोटा सा सवाल आप सबसे, क्या लगता है, क्या इंटेलिजेंस हमारे जीन्स में होती है
यानी नेचर, या फिर हमारे पालन पोषण और एजुकेशन यानी नर्चर पर डिपेंड करती है? वेल, साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी क्लियर जवाब है, दोनों पर। इसको एक रबर बैंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। नेचर यानी जो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो डिसाइड करते हैं कि रबर बैंड मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है, वो आपकी लिमिट सेट कर देते हैं। लेकिन आपका एनवायरनमेंट, आपकी डाइट, आपका स्कूल, आपकी अपब्रिंगिंग यानी आपका नर्चर, ये डिसाइड करता है कि वो रबर बैंड एक्चुअली कितना स्ट्रेच होगा। अगर हेरिडिटी ने आपको हाई पोटेंशियल दिया है पर आपको पढ़ने का माहौल ही नहीं मिला, तो इंटेलिजेंस आगे नहीं बढ़ेगी। तो रिमेंबर, हेरिडिटी रेंज सेट करती है, एनवायरनमेंट उस रेंज के अंदर आपको शेप करता है। सो इंटेलिजेंस को ऑब्जेक्टिवली नंबर्स में कैसे लाएं? इसका जवाब दिया 1912 में विलियम स्टर्न ने अपना फेमस IQ फॉर्मूला देकर। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नोट्स में लिखिए। मेंटल एज MA डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज CA, और पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अल्फ्रेड बिने ने ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसा बोर्ड में आ सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी रियल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है, पर जब हमने उसे पजल्स दिए तो उसने 12 साल के बच्चों वाले डिफिकल्टी लेवल के पजल सॉल्व कर दिए, तो उसकी मेंटल एज क्या हुई? 12। अब फॉर्मूला लगाइए, 12 डिवाइडेड बाई 10 आता है 1.2, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 120, तो उस बच्चे का IQ 120 है। वैसे नॉर्मल एवरेज IQ हमेशा एग्जैक्ट 100 होता है। अगर किसी का IQ 70 से नीचे है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी में गिनते हैं, और अगर 130 से ऊपर है, वाओ, वो बच्चे आते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में, द रियल प्रोडिजीज। और बाय द वे, ये IQ नापने के लिए हम अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं। जैसे अगर एक टाइम पर एक बच्चे का टेस्ट लिया तो इंडिविजुअल टेस्ट, पूरी क्लास का एक साथ लिया तो ग्रुप टेस्ट, अगर टेस्ट में लैंग्वेज यूज हो रही है तो वर्बल टेस्ट, और अगर सिर्फ पिक्चर्स और ब्लॉक्स ज्वाइन करने हैं तो नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट। ये सब टॉपिक्स भी याद रखना। ग्रेट। अब हम चैप्टर के आखिरी लेकिन सबसे फैसिनेटिंग सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, जिसका नाम है कल्चर, EQ एंड क्रिएटिविटी। अभी तक हमने जो देखा वो ज्यादातर नंबर्स और टेस्ट स्कोर्स की दुनिया थी, लेकिन क्या सच में सिर्फ IQ ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। चलिए वेस्टर्न आइडिया से थोड़ा हटकर हम इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन को समझते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजिकल और कॉग्निटिव स्किल्स पर होता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में हम इंटेलिजेंस को एक ज्यादा ब्रॉड और इंटीग्रल व्यू से देखते हैं। हमारे यहाँ किसी को बुद्धिमान तब माना जाता है जब उसमें चारों चीजें बैलेंस्ड हो। पहली, कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और पढ़ाई में तेज होना। दूसरी, सोशल कॉम्पिटेंस जैसे दोस्तों की मदद करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तीसरा, इमोशनल कॉम्पिटेंस यानी अपनी फीलिंग्स को समझना, गुस्से पर कंट्रोल करना और ऑनेस्टी दिखाना। और चौथी, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस यानी हार्डवर्क करना, लाइफ की सिचुएशंस में पेशेंस और कमिटमेंट दिखाना। हमारे कल्चर में एक अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ मैथ्स में 100 लाए, बल्कि वो है जो इन सारे एस्पेक्ट्स में खुद को ग्रो करे। यही है इंडियन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। और यही कॉन्सेप्ट हमें सीधा लाके खड़ा करता है इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ पर। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर स्कूल्स तक सब जगह EQ की बात होती है। EQ क्या है? EQ अपने खुद के इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझने, उन्हें रिकॉग्नाइज करने और लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने की एबिलिटी है, जिसे सलोवे और मेयर ने बहुत पॉपुलराइज किया था। अब सोचिए, आपका IQ बहुत हाई है, आपको पूरी बुक याद है, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही आपको पैनिक अटैक आ गया और घबराहट में आप सब भूल गए। यहां आपका IQ फेल हो गया क्योंकि आपका EQ कम था। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करते हैं, फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में एक्चुअली ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। तो प्लीज अपने IQ के साथ साथ अपने EQ पर भी काम करना शुरू कीजिए। हमारे आखिरी टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में। हमने देखा कि इंटेलिजेंस है कि आप दी हुई सिचुएशंस को, रूल्स को कितने अच्छे से समझते हो और रैशनली एक्ट करते हो। यह बिल्कुल एक रेसिपी को परफेक्टली फॉलो करने जैसा है। पर क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है कुछ बिल्कुल नया, नॉवल, अप्रोप्रिएट और यूजफुल प्रोड्यूस करना। जैसे किसी नई डिश को इन्वेंट कर देना जो पहले किसी ने ना सोची हो। बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल याद रखिए। क्या हर इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव होता है? नहीं। पर क्या हर क्रिएटिव इंसान का मॉडरेटली इंटेलिजेंट होना जरूरी है? हाँ। क्रिएटिव बनने के लिए एक बेसिक मिनिमम लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए होती है, पर उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस अपनी अलग अलग दिशा में भाग सकते हैं। ओह, एंड बिफोर आई फॉरगेट, एक छोटी सी टर्म और होती है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेनिंग लेने पर कितना अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल है, जैसे म्यूजिकल एप्टीट्यूड या मैकेनिकल एप्टीट्यूड। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो बच्चों, हमने इस बड़े से चैप्टर को इफेक्टिवली डिकोड कर लिया है। जाते जाते मैं आपको एक प्रोवोक करने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं।
अगर आप आज से ही अपने पढ़ाई के रूटीन में इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई करना शुरू कर दें, यानी एग्जाम एंजाइटी को रेगुलेट करें, अपने मूड को मॉनिटर करें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपको क्या लगता है आपके फाइनल रिजल्ट्स कितने ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे? याद रखिए, आपका टोटल पोटेंशियल किसी एक आईक्यू स्कोर या मार्कशीट से डिफाइन नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। इस एक्सप्लेनर को एक दो बार और सुनिए, उन मेमोरी ट्रिक्स का यूज़ कीजिए, पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। कीप स्टडिंग स्मार्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।